मेरा नाम रुचि है। आज ही मेरी शादी विवेक से हुई, एक ऐसे परिवार में जो रिश्ते और पैसे दोनों में बहुत ऊंचा था। पिताजी और मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मान रहे थे कि इतना बड़ा और संपन्न घर मिला, और रिश्तेदारों ने भी कह दिया था कि मेरी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन शादी के बाद पहली बार जब मैं उस आलीशान हवेली में पहुंची तो दिल कहीं अंदर से कांप गया। इतनी भव्यता, इतना वैभव किसी फिल्मी दुनिया में कदम रखा हो। विवेक एक नाम जो मेरे लिए अभी अजनबी है, पर कुछ घंटे पहले तक इस नाम के साथ मैंने पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। विवेक एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं। लाखों में एक घर, व्यवसाय, रुतबा और सम्मान। जब यह रिश्ता आया तो पिताजी के चेहरे पर तो संतोष और गर्व था। वह शायद ही मैंने पहले कभी देखा हो। पिताजी का सपना था कि उनकी बेटी राजकुमारी की तरफ विदा हो, और आज वह सपना पूरा हुआ था। रिश्तेदारों की भीड़ में हर कोई यही कह रहा था कि रुचि के तो भाग्य खुल गए, किस्मत वाली है। मैं भी उस वक्त यही मान रही थी कि मेरी जिंदगी किसी परी कथा की तरह शुरू हो रही है। लेकिन क्या वकाई शादी की सारी रस्म संपन्न हो चुकी थी। मेरे हाथों में मेहंदी अभी ताजा ही थी, चेहरे पर हल्दी सी चमक और आंखों में सपने थे। ससुराल पहुंचने पर जब मैंने पहली बार अपने नए घर को देखा तो मेरे ओठों से अनायास ही निकल पड़ा कि क्या मैं सच में इस महल की रानी बन रही हूँ। इतना विशाल, भव्य और सजीला घर मैंने आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा था। हर कोना चमकता था, दीवारों पर शाही पेंटिंग, फर्श पर महंगे कालीन और ड्राइंग रूम में विदेशी झूमर। सब कुछ साज सीधा, लेकिन शायद सबसे बड़ा रहस्य उसी भव्यता में छिपा था। शाम होते होते घर में हलचल और भी बढ़ गई। मुझे सुहागरात के लिए सजाया गया। नई लाल साड़ी, भारी गहने और आंखों में लज्जा की लालिकेन। लेकिन जब मैं अपने कमरे की ओर जाने ही वाली थी तभी मेरी सास और नंद मुझे एक तरफ ले गई। उनके चेहरे की रंगत मुझे तुरंत समझा गई कि कुछ ठीक नहीं है। मेरी सास ने कहा, बेटा, एक जरूरी बात है, हम तुमसे अकेले में करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं समझी, पर उनके साथ जल्दी वो मुझसे ऊपर की एक छत पर ले गई जहाँ कोई नहीं था। मेरी नंद बेहद सहज लग रही थी और सास जी की आंखों में घबराहट थी। मैंने हल्के स्वर में पूछा कि आप दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। सास ने मेरी ओर देखा और फिर धीरे से बोली कि रुचि बेटा, जो हम कहने जा रहे हैं वो तुम्हारे लिए झटका हो सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि तुम समझदारी से काम लोगी। मैं एकदम सुन्न रह गई। क्या बात थी ऐसी जो सुहागरात से पहले बताई जा रही थी। नंद ने धीरे से मेरी कलाई थामी और कहा, विवेक मर्द नहीं है। मेरे शरीर जैसे वहीं जम गया। क्या? मैंने बस इतना ही कहा। साहसी आगे बोली कि मतलब यह नहीं कि वह बीमार है, पर वो जैसे बाकी पुरुष होते हैं वैसे नहीं है। वो कभी किसी लड़की के करीब नहीं रहता और शादी में भी उसकी कोई रुचि नहीं है। वो अक्सर बाथरूम में बैठा रहता है, कुछ देर, कुछ डर नहीं बल्कि घंटों तक। नहीं जानते वहाँ वो क्या करता है। हर बार पूछो तो कहता है पेट खराबी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मामला सिर्फ इतना नहीं है। तो आपने मुझसे यह सब पहले क्यों नहीं कहा? मेरी सास कह रही थी, क्योंकि बेटा, अगर यह बात बाहर आ जाती तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। रिश्तेदार, समाज और बिजनेस सब खत्म हो जाता। तुम्हारे पापा के पुराने दोस्त हैं, हमारे पति, हम मजबूर थे। मैंने कहा। मैंने देखा कि नंद की आंखों में आंसू थे, वो भी कुछ कहना चाह रही थी। माँ, मैंने आपको कहा था कि किसी की जिंदगी से मत खेलिए, पर आपने नहीं सुना। अभी यह क्या, यह घुट कर रहोगी? देखो बेटा, सास जी बोली, अभी तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस बात का मान रखना है। हम जानते हैं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, पर हम तुम्हारे साथ हैं।
उनकी बातों में सहानुभूति थी, पर उनके चेहरे पर डर भी था और शायद कोई छुपा हुआ स्वार्थ भी। उस रात जब मैं कमरे की ओर बढ़ी तो दिल में डर और उलझन से भरा हुआ था। एक ओर विवेक के लिए सहानुभूति थी, दूसरी ओर अपने साथ हुए धोखे का गुस्सा, और तीसरी ओर एक रहस्य जो बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। मैं भारी मन से उस कमरे की ओर बढ़ी जिसे सुहाग रात के लिए सजाया गया था। कमरे की सजावट देखने में किसी राजमहल जैसी थी। गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई, खिड़की से आती चांदनी और बीच में सजा हुआ बिस्तर। लेकिन मेरा मन उलझन और एक कहे बोझ से भरा हुआ था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। कुछ ही देर में विवेक कमरे में आए। मैं उन्हें ध्यान से देख रही थी। चेहरे पर थकान, आंखों में अजीब सी दूरी और चाल में बेचैनी थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और सीधा पेट पर हाथ रखते हुए बोला, मेरा पेट बहुत खराबी है। फिर बिना कुछ कहे सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गए। मैं हक्का बक्का रह गई। वही सब हो रहा था जो मेरी सास ने कहा था। मैं बिस्तर पर बैठी रही। सारी रात की कल्पनाएं, साज सज्जा, मेहंदी की खुशबू सब फीकी पड़ चुकी थी। मैं चुपचाप उस बाथरूम के दरवाजे की ओर देख रही थी जो अभी मेरे लिए गहरे रहस्य का प्रतीक बन चुका था। अंदर से कभी पानी गिरने की आवाज आती तो कभी कुछ गिरा हो। समय बीतता रहा। 1 घंटा, फिर 2 घंटे और विवेक बाहर नहीं आए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या सोचूं। क्या वो सचमुच बीमार है या कुछ और चल रहा है। जब वो आखिरकार बाहर आए तो चुपचाप अपने साइड के बिस्तर पर जाकर लेट गए, बिना मेरी ओर देखे, बिना एक शब्द कहे। मेरे दिल में एक हुक उठी। क्या मेरी शादी सिर्फ एक सामाजिक ढकोसला बनकर रह गई? सुबह मैं सबसे पहले बाथरूम में गई। वहाँ जो देखा उसने मेरी जिंदगी के भ्रम को और गहरा कर दिया। कोने में एक नई सिल्की नाइटी रखी हुई थी, बिल्कुल नई और बेहद कीमती। पास में कुछ मेकअप आइटम्स भी थे, लिपस्टिक, पाउडर, आईलाइनर, सब कुछ नया और सजाया हुआ। मेरे शरीर में चुन्न चुन्न दौड़ गई। क्या यह मेरे लिए रखा गया है? एक पल को लगा कि शायद विवेक ये सब मुझे देने के लिए रखा हो, लेकिन फिर मेरी सास की बातें याद आई कि वह मर्द नहीं है, उसको कोई रुचि नहीं है। तो फिर यह चीजें किसके लिए थी? कहीं वह मेरे मन में पहली बार संदेश की सुई घूमी। सुबह सास और नंद फिर मुझसे मिली। नंद का चेहरा गंभीर था और सास थोड़ी दिखावटी चिंता के साथ पूछने लगी, बेटा रात कैसे रही? मैंने रोते हुए बस इतना कहा, जैसा आपने कहा था वही हुआ। नंद मेरी ओर देखती रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, माँ मैं पहले ही कह रही थी कि किसी लड़की की जिंदगी से मत खेलो, लेकिन आपने नहीं सुना। अभी यह क्या इस घर में ऐसे ही घुट कर रहेगी? उसने तुरंत जवाब दिया, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसा फैसला लो हम साथ देंगे। बस एक बात का वादा करो, जो कुछ हुआ वह घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उनके इस आग्रह में कहीं न कहीं एक गुप्त स्वार्थ छिपा हुआ था, जैसे वह चाहती थी कि मैं खुद ही इस रिश्ते से दूर हट जाऊं, लेकिन बिना कोई तमाशा किए। मैं अभी खुद को बेहद अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उस रात फिर वही हुआ। विवेक कमरे में आए, थोड़ी देर बैठे, फिर वही पेट पकड़कर बाथरूम में चले गए। लेकिन इस बार बाथरूम में कुछ गिरने फूटने की आवाज नहीं आई। जैसे किसी ने गुस्से में कुछ चीजें फेंकी हो। फिर दरवाजा खुला और वह थोड़ी ही देर में बाथरूम से बाहर आ गए, बिना कोई बात किए। जब सुबह बाथरूम में गई तो अंदर का दृश्य अलग ही था। नाइटी फटी पड़ी थी, मेकअप बिखरा हुआ था और डस्टबिन में एक छोटा सा कार्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। यह शब्द पढ़ते ही मेरे अंदर हलचल मच गई। क्या वह सब बकाई मेरे लिए था?
अगर विवेक मर्द नहीं है तो वह गिफ्ट क्यों? या फिर मेरी सास और नंद मुझसे झूठ बोल रही हैं? मेरे भीतर की औरत जो अभी तक दर्द से दब चुकी थी, अभी सवाल उठने लगे थे। मैंने फैसला किया अभी किसी से जवाब लिए बिना चैन नहीं मिलेगा। अभी तक मैं जिस सच को मान चुकी थी वह अचानक झूठ लगता जा रहा था। एक और मेरी सास और नंद का दावा था कि मेरे पति विवेक मर्द नहीं हैं, और दूसरी ओर बाथरूम में मिला गिफ्ट और उस पर लिखा हुआ टू माई ब्यूटीफुल वाइफ कुछ और ही कह रहा था। मेरा मन कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। उस उलझन को सुलझाने का एक ही तरीका था, सच को उसकी जड़ों से पकड़ना। मैंने सवेरे ही घर की सबसे पुरानी और भरोसेमंद नौकरानी ललिता काकी को रसोई में अकेले पकड़ा। उनका स्वभाव बहुत सीधा था। वो मुझसे देखकर हमेशा स्नेह से मुस्कुराती थी। मैंने सहजता से बात शुरू की, काकी, विवेक जी बचपन से कैसे हैं? क्या वो हमेशा ऐसे ही चुपचाप रहते थे? उन्होंने बिना कोई हिचकिचाहट से जवाब दिया, बिटिया, विवेक बाबू तो बहुत सीधे और शालीन लड़के हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके चेहरे बहुत उदासी है। जब से उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तब से उनकी माँ और बहन उन पर बहुत दबाव बनाने लगे। मैंने थोड़ा और खुरुदा, क्या कोई खास बात की? शादी को लेकर काकी ने एक पल चुप रह कर चारों ओर देखा, फिर बोली, हाँ बिटिया, दरअसल आपकी शादी तो विवेक बाबू के पापा ने तय की थी। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि विवेक बाबू की शादी उनकी बहन के ससुराल में किसी रिश्तेदार लड़की से हो। बहुत कोशिश की गई, लेकिन विवेक बाबू के पापा बहुत सख्त थे। उन्होंने कहा, मेरी पसंद रुचि है, और बस उसी दिन शादी तय हो गई। मेरा शरीर से शहर उठा। मैंने कांप की आवाज़ से पूछा, तो क्या मेरी सास और नंद मेरी शादी के खिलाफ थी? काकी ने सर हिलाया, कहा, हाँ बिल्कुल, बहुत झगड़े हुए घर में। कुछ दिन तो विवेक बाबू ने खाना भी छोड़ दिया था, लेकिन उनके पापा का आदेश पत्थर की लकीर थी, और जब आपने घर में कदम रखा तो मैंने उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी देखी थी, जो बहुत वक्त बाद दिखी थी। अभी सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। मेरी सास और नंद मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने विवेक को मेरे खिलाफ भड़काया और मुझे विवेक के खिलाफ। उन्होंने हमारे बीच साजिश रची ताकि मैं इस घर से खुद ही रिश्ता तोड़ दूं और वह अपनी मनचाही बहू ला सके। मुझे अभी विवेक से बात करनी थी, सीधी, साफ और सच्ची बात। उस रात में अंदर से कांप रही थी, पर अभी डर का कोई स्थान नहीं था। विवेक कमरे में आए। चेहरे पर थकान और बेचैनी थी। मैंने बिना रुके कहा, हमें बात करनी है और आज पूरी करनी है। उन्होंने मेरी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कि अभी बात करने को क्या रह गया है? मैं जानता हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो। माँ ने कहा था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। तुमने जब सुहाग रात को मुझसे कोई बात नहीं की तो मुझे यकीन हो गया। मैं बीच में ही बोल पड़ी, रुको, क्या सच में आप यही सोचते हैं कि मैं इस शादी को मजाक समझ रही थी? विवेक चुप हो गए। मैंने आगे कहा, आपको पता है आपकी माँ और बहन ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आप मर्द नहीं हैं, बाथरूम में घंटों रहते हैं, और मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैंने यह बात किसी से कही तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विवेक की आंखें फटी रह गई। क्या यह उन्होंने कहा? हाँ, मैंने आगे कहा। और बाथरूम में जो गिफ्ट था वो विवेक अभी गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक मजबूत समझदार लड़की से शादी करूँ, और जब उन्होंने तुम्हें देखा था तो कहा था यही है मेरी बहू,
पर मुझे माफ़ करना, माँ और बहन के झूठ में फंस गया। मैंने हल्के स्वर से कहा, अभी जब हम सब जान चुके हैं तो क्या हम यह सब यहीं ख़त्म कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वह मुस्कुराए और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस रिश्ते को बचा सकती हूँ। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा में महसूस कर रही थी, जैसे किसी टूटे हुए सपने को फिर से जोड़ने की हिम्मत मिल गई हो। पहली बार विवेक से बात करके मुझे ऐसा लगा कि वह न केवल समझदार हैं बल्कि भीतर से बहुत संवेदनशील और अकेले हैं, ठीक मेरी तरह। हम दोनों ने तय किया कि हम इस रिश्ते को निभाएंगे, एक दूसरे के साथ ही ईमानदारी से, पर हमें अंदाज़ा नहीं थी कि सामने से ज़्यादा मुश्किलें अभी पीछे से आने वाली थी। जैसे ही नाश्ते के मेज पर कदम रखा, मेरी सासू माँ नंद के चेहरे पर बनावटी मुस्कान तैर गई। सास ने स्नेह से कहा, बेटा तुमने जो फैसला लिया है वो बहुत समझदारी भरा है, हम बहुत खुश थे। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, मैं चाहती हूँ कि इस घर में शांति बनी रहे। पर मुझे उनके चेहरे के पीछे की चुप चले साफ दिख रही थी। मेरी नंद ने हल्के से तंज से पूछे तो क्या अभी आप दोनों साथ में बाहर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं या फिर अपने अपने बाथरूम में वक्त बिताना पसंद करेंगे। मैंने पहली बार मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आपने जो गिफ्ट बाथरूम में रखा था वो बहुत प्यारा था। विवेक ने बताया तो उनके चेहरे से जो बनावटी रंग कुछ पल में उड़ गया। उन्होंने अभी अंदाज़ा हो चुका था कि हमें सब पता चल चुका है। उस दिन विवेक ने मुझसे कहा, मुझे माँ और दीदी से बात करनी है, यह सब बहुत हो चुका। मैंने उन्हें रोका, अभी नहीं, पहले हमें यह समझना होगा कि वह हमें अलग करने के लिए अभी क्या अगला कदम उठाएंगी। और सच में वही हुआ। उस रात मुझे कमरे में विवेक नहीं थे। जब काफ़ी देर बाद वापस लौटे तो मैंने देखा कि उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। क्या हुआ, मैंने पूछा। उन्होंने कहा, माँ ने मुझसे बताया कि तुमने घर की इज्जत की बात नौकरे से की है। वह अभी बहुत अपमानित महसूस कर रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ रहोगी तो उन्हें खुद को ख़त्म करना होगा। मैं स्तंभ रह गई। मेरी सास इतनी गिर सकती हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी बात सिर्फ धोखे की नहीं थी, यह एक तरह का मानसिक शोषण बनता जा रहा था। मैंने विवेक को शांत किया और कहा, अभी समय है कि इस झूठ को और नहीं चलने देंगे। हमें सच्चाई को सामने लाना होगा, लेकिन एक समझदारी और सम्मान के साथ। मैंने विवेक से कहा कि हम एक सामाजिक रूप से एक छोटी सी पूजा रखेंगे जिसमें सभी रिश्तेदार, खासकर माँ की पसंद वाले लोग शामिल हो। वहाँ मैं उनके सामने अपनी और विवेक की एक छोटी सी बात रखने का बहाना बनाऊंगी। विवेक ने कहा, तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? मैंने सिर हिलाया। सच को अगर सम्मान से पेश किया जाए तो वह सबसे बड़ी जीत बन सकता है। पूजा का दिन आ गया। घर रिश्तेदारों से भरा था। सास एक बार फिर बनावटी मुस्कान पहन ली और नंद सबसे अधिक मीठी बातें कर रही थी। पर जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मैंने सबके सामने कहा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अचानक माहौल गंभीर हो गया। मैं आज सबके सामने यह कहना चाहती हूँ कि मैं इस घर में कदम रखने के बाद मुझे बहुत भ्रमित किया गया, बहुत डराया गया। मुझे बताया गया कि मेरे पति मर्द नहीं हैं, वह बीमार हैं। मगर आज मैं सबके सामने कहती हूँ, मेरे पति विवेक सबसे अच्छे, संवेदनशील और मजबूत पुरुष हैं। लोग चौंक गए। विवेक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने आगे कहा,
कि और अगर मैंने किसी से कुछ पूछा या बात की तो उसका कारण सिर्फ यह था कि मैं इस रिश्ते को समझना चाहती थी, ना कि इज्जत तोड़ना। कमरे में सन्नाटा छा गया। सास और नंद थी। रिश्तेदार पूछने लगे। विवेक की आंखें भर आई। पहली बार उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। पूजा वाले दिन मेरा सच बोलने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। रिश्तेदारों के बीच खुसफुसाहट, कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानी और सास नंद के चेहरे पर पहली बार बेबसी साफ दिखाई दी, जो हमेशा मुस्कुराहट की परतों से छुपी रहती थी। विवेक मेरा हाथ थामे खड़े थे। उनकी हथेली की गर्माहट ने मुझे बता दिया था कि अभी मैं अकेली नहीं हूँ। पूजा के बाद जैसे ही मेहमानों ने विदा ली, सास का असली चेहरा बाहर आ गया। तुमने आज जो किया वो हमारे खानदान की इज्जत के खिलाफ है, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। नहीं माँ, विवेक ने पहली बार बहुत शांत और दृढ़ स्वर से कहा। रुचि ने हमारी इज्जत बचाई है। आज अगर वह सच ना बोलती तो हम सभी एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते रहते। मेरे नंद ने कटाक्ष किया। तो अभी यही लड़की घर की रानी बनेगी और हम सब उसके नीचे झुकेंगे। मैंने उनकी आंखों में सीधा देखा और बहुत शांति से कहा, मैं रानी नहीं बनना चाहती, लेकिन जो सम्मान एक बहू को मिलना चाहिए उसकी हकदार जरूर हूँ। इस कटु वार्ता के बाद कुछ दिन घर में खामोशी छाई रही, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था कि सास और नंद अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और मैं जानती थी कि सच्चे युद्ध अभी बाकी है। एक दिन विवेक ऑफिस से लौटते ही मैंने उन्हें जोर से पुकारा। तब विवेक ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि रुचि ने आज नौकरों के सामने घर की साफ सफाई को लेकर बड़ी बेइज्जती की। मैं चौंक गई। मैंने उस दिन किसी से कुछ कहा ही नहीं। विवेक ने मेरी ओर देखा, फिर माँ से बोले, माँ प्लीज़ अभी और नहीं। आप रोज़ नया इल्ज़ाम लगाती हैं, रोज़ नाटक करती हैं। एक बार अपनी बहू को दिल से अपना कर देखिए, आपको खुद पर गर्व होगा। सास जी गुस्से में अपना कमरा छोड़कर चली गई और नंद ने विवेक से कहना शुरू कर दिया, तुम पूरी तरह इस लड़की के काबू में आ चुके हो। पर अभी विवेक वही नहीं रहे जो कभी माँ के हर बात पर सिर झुकाते थे। उसी रात विवेक ने मुझे पास बिठाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम इस घर में कदम रखने के बाद क्या क्या झेल चुकी हो, लेकिन आज तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उनकी आंखें भर आई। मैंने भी धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, शायद अभी हमारे एक दूसरे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है और शायद यही सच्चे रिश्ते की शुरुआत होती है। हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, एक दूसरे की चुप्कियों को सुनना सीख गए थे और सबसे बड़ी बात, अभी हम दोनों किसी भ्रम में नहीं थे। एक सुबह मेरी रसोई में थी। धीरे से मेरे पास सास की आवाज़ से वह तीखापन नहीं था जो अक्सर रहता था। रुचि, तेरे जैसे बहू पाने के लिए सच में मेरे पति ने बहुत सोचकर फैसला लिया था और मैंने उस फैसले को मिट्टी में मिला दिया। उनकी आंखें भीग चुकी थी। मैं चुप रही। उन्होंने आगे कहा, मैं जानती हूँ अभी माफ़ी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर तू चाहे तो। मैंने धीरे से कहा, माँ, मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की, बस उम्मीद थी कि आप मुझे अपनी बेटी जैसा माने। अगर आप आज दिल से कुछ बदलना चाहती हैं तो मैं आपका हाथ थामने को तैयार हूँ। उस दिन पहली बार मेरी सास ने मुझे गले लगाया। कुछ दिनों बाद मेरी नंद के ससुराल से उन्हें वापस बुलाने की बात आ गई। अभी वो इस घर की राजनीति में अपनी हार मान चुकी थी। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा, तुमने वह कर दिखाया
जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। शायद मैं भी तुम्हारी जैसे बहन होती तो माँ को बदल सकती थी। मैंने बस इतना ही कहा, रिश्ते जब दिल से निभाए जाते हैं तो जीत किसी की भी हो, घर सबका होता है। और आज हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं। मैं और विवेक न सिर्फ एक आदर्श पति पत्नी हैं, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। घर में अभी शांति है। माँ अभी मेरे बिना खाना नहीं खाती हैं। विवेक मुझे देखकर मुस्कुराते हैं तो लगता है कि मेरा हर दर्द, हर आंसू किसी साजिश नहीं, किसी बड़े बदलाव की तैयारी थी। अभी मुझे उस आर्ट की पंक्ति याद आती है जो बाथरूम में पड़ी थी, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। अभी वह पंक्ति एक सरप्राइज नहीं, मेरे पूरे जीवन की सच्चाई है। तो अगर आपको यह भावात्मक कहानी आपको दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।